हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र बुक का मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो है 1915 टू 1947 यानी कि गांधीयन एरा। जब से गांधी जी आए और उसके बाद आज़ादी तक का जो जितने भी इवेंट्स हुए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, वो सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप कंटेंट देखें, अगर आप चैप्टर देखें, तो हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस के माध्यम से हमने डिस्कस कर लिया है ये सारे चैप्टर जो आपको टिक आउट दिख रहे हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 1932, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1938 एंड लास्टली इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो ये सारे चैप्टर्स आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बस आपका यहाँ तक है, आपका गांधीयन एरा यहाँ से मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा। ठीक है, तो 2-3 वीडियो और हैं बस, बाकी ये पूरे गांधीयन एरा समाप्त हो जाएंगे। तो वही हम आज भी 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो लगभग 1 घंटे के अंदर आपका ये पूरा लेक्चर चलेगा। ठीक है, तो इत्मीनान से देखिए। पहला हमारा चैप्टर है कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 1932। ठीक है, इसके बारे में कुछ छोटे मोटे डिटेल्स दिए गए हैं जो कि आपको एमसीक्यू के माध्यम के थ्रू आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू शुरू करता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग इशू दी कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड किसने इशू किया था? रामसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। यहाँ पे था जो रामसे मैकडोनाल्ड है वो उस वक्त ना प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश के। ठीक है, तो क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने पहले डिस्कस किया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी आए थे, आपको अटेंड किया था ये कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ पे कोई कंसेंसस तो बना नहीं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट दें डिप्रेस्ड क्लासेस को, क्योंकि भीमराव अंबेडकर बोल रहे थे कि भैया जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट आप दो, लेकिन यहाँ पे कोई कंसेंसस बना नहीं। गांधी जी इस चीज़ पे बिल्कुल ही अग्री नहीं थे। तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड था उसने कम्युनल अवार्ड यहाँ पे लाया। कब आता है ये कम्युनल अवार्ड? 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट आते हैं, अ सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रुप वाज मेड बाय द कम्युनल ट्राइब्यूनल ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड फर्स्ट टाइम इन अगस्त 1932। तो सेपरेट इलेक्टो ग्रुप किसके लिए? फॉर अनटचेबल्स। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। देखिए बीपीएससी में ये पूछा गया है। ठीक है, अब एक असर्शन दिया गया है, उसके रीजंस दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट अलाउड टू ईच माइनॉरिटी अ नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या ये भी सही है? क्या ये एक्सप्लेन करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जो कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 जो है। ठीक है, तो ये क्या था? इट अलाउड ईच माइनॉरिटी अ नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। बिल्कुल, ये कम्युनल अवार्ड जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पे ही इलेक्शन कराना था इसमें। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जब इस तरह का जब असर्शन एंड रीज़न का जब क्वेश्चन होगा तो आप पूरा ऑप्शन ज़रूर अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तभी आप यहाँ पे सही कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं, विच वर नॉट एलोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड डिजर्व सीट्स बाय कम्युनल अवार्ड ऑफ मैकडोनाल्ड। किन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया था? देखिए, मुस्लिम इसमें शामिल थे कम्युनल अवार्ड में और सिख थे, डिप्रेस्ड क्लासेस थे, लेकिन बुद्धिज़्म के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन एडिशन टू दिस क्रिश्चियन, सिख, एंग्लो इंडियन और दूसरे जो हैं उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स यहाँ पे दिया गया था। कौन कौन से? क्रिश्चियन, सिख, एंग्लो इंडियन और ऑब्वियसली मुस्लिम्स को।
व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ? फास्ट अनटू डेथ मतलब कि ये जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक फास्ट हम करेंगे। ये था एट द टाइम ऑफ कॉमनल अवार्ड, जब ये कॉमनल अवार्ड जो है वो अनाउंस किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने। और ये फास्ट अनटू डेथ कब किया था गांधी जी ने? 20 सितंबर 1932 को। फिर आ जाते हैं, और यही फास्ट जो है वो 24 सितंबर को एंड होता है 1932 को। एंड आफ्टर पूना पैक्ट बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। तो क्यों गांधी जी ने ये फास्ट अनटू डेथ रखा था? रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस दी कॉम्युनल अवार्ड, तो कॉम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट भी इन्होंने ये फास्ट रखा था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। रामसे मैकडोनाल्ड कौन था? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस अंडर द कॉम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट? तो कॉम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंडर डिप्रेस्ड जो क्लासेस थी उसको कितने सीट्स एलोकेट किए गए थे? तो कॉम्युनल अवार्ड के तहत इसमें जो सीट थे वो 71 थे, ठीक है, और पूना पैक्ट के तहत 147 सीट्स अलॉट किए गए थे डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए, याद रखिएगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर 71 इन कॉम्युनल अवार्ड विच वॉज इंक्रीज्ड 148 बाई पूना पैक्ट। तो कॉम्युनल अवार्ड के बाद जब पूना पैक्ट होता है तो पूना पैक्ट में इसको 71 से 148 कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बाकी कहाँ पे कितना रिजर्व सीट था ये आपको बताया गया है। बिहार और उड़ीसा में अगर देखिए साथ में इकट्ठे थे उस वक्त, तो बिहार एंड उड़ीसा का 18 सीट्स यहाँ पे था रिजर्व डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं द पूना पैक्ट वॉज कंसर्न विद, तो पूना पैक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपसे पूछ रहा है, डिप्रेस्ड क्लासेस से, ठीक है, याद रखिएगा। पूना पैक्ट डिप्रेस्ड क्लास कॉम्युनल अवार्ड होता है, फिर गांधी जी फास्ट टू डेथ करते हैं, उसके बाद ये पूना पैक्ट यहाँ पे साइन किया जाता है। द पर्पस ऑफ पूना पैक्ट वॉज टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल्स को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए ये पूना पैक्ट लाया गया था, ठीक है। देखिए बीपीएससी में ये पूछा गया है, एसर्शन एंड रीज़न यहाँ पे दिया गया है। द पूना पैक्ट डिफटेड द पर्पस ऑफ कॉम्युनल अवार्ड, जो पूना पैक्ट है वो कॉम्युनल अवार्ड का जो पर्पस था उसको डिफिट करता है, बिल्कुल सही। फिर इट पेव्ड द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज फॉर द एससीज एंड एसटी पीपल। तो पूना पैक्ट था जिसके तहत रिजर्वेशन था पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए, तो बिल्कुल सही, पूना पैक्ट के थ्रू ये किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा एक बात और, ये जो पूना पैक्ट था ये किसके किसके बीच में साइन किया गया था? क्या गांधी जी और अंग्रेज़ों के बीच में? जी नहीं, ये गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट साइन किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आप देखो, फाइनली ऑन 24 सितंबर 1932 एन एग्रीमेंट वॉज मेड ऑन पूना नोन एज, मतलब पुणे में, अभी जो पुणे हम कहते हैं वहाँ उसको पूना कहा जाता था पुराना नाम, तो पूना में ये किया गया, तो ये कहलाया पूना पैक्ट, जिसमें कि जॉइंट इलेक्टोरेट वॉज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रोविजंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी हैड अ पैक्ट, इन दोनों के बीच में कौन सा पैक्ट साइन किया गया? अभी हमने बताया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, तो गांधी जी एंड अंबेडकर, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। गांधी, हालांकि देखिए एक चीज़ और यहाँ पे कहा जाता है, इसलिए इसमें ये कहा गया, गांधी जी ने ऑफिशियली वहाँ पे साइन नहीं किया था, मतलब खुद गांधी जी ने साइन नहीं किया था। यहाँ पे कहा जाता है कि दिस पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन फॉलोवर्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के फॉलोवर्स ने गांधी जी के बिहाफ पे साइन किया था, एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद ही साइन किया था ये इस पूना पैक्ट को। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने इसको खुद नहीं साइन किया था, हालांकि गांधी जी के
फॉलोअर्स ने उन गांधी जी के बिहाफ पर ही ये साइन किया था इस डॉक्यूमेंट को। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर अनाउंस्ड ऑफ कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड के बाद कौन सा जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, वो था पूना पैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट साइन ऑन हिस्टोरिकल पूना पैक्ट ऑफ 1932। किसने साइन नहीं किया था, तो ये गांधी जी ने साइन नहीं किया था। अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा, क्योंकि गांधी जी के बिहाफ पर वो साइन किया गया था, उनके फॉलोअर्स ने साइन किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। और फिर आप अगर आ जाते हैं, अब 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ, क्या है, हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ इन 1932। 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी, महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, क्या है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसका नाम लास्ट बाद में चेंज कर दिया गया। क्या नाम रखा गया था, हरिजन सेवक समाज। तो ये थे जीडी बिरला, यानी कि यहाँ पे आपको हमने अभी बताया घनश्याम दास बिरला, ये अध्यक्ष बनाए गए थे। The first president of All India Anti Untouchability League formed in 1932, तो सेम जीडी बिरला। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर हरिजन सेवक संघ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था हरिजन सेवक संघ। द फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ क्या पहले क्या नाम था, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर डिप्रेस्ड क्लासेस लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग ये किसने इस्टेब्लिश किया था, बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखिएगा, बाबू जगजीवन राम ने डिप्रेस्ड क्लासेस लीग को इस्टेब्लिश किया था। हालांकि जैसे ही डिप्रेस्ड क्लासेस यहाँ पे आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डॉक्टर अंबेडकर ने किया होगा या महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए बाबू जगजीवन राम ने ये किया था। फिर हु अमंग द फॉलोइंग सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लिटिंग फैंटन रेजेज डस्ट बट नॉट द लिविंग। किसने कहा था कि महात्मा गांधी लाइक फ्लिटिंग फैंटम रेजेज डस्ट बट नॉट द लिविंग। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था। फिर ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। तो 1934 में इस्टेब्लिश हुआ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पटना में इसकी मीटिंग हुई टू सेटअप अ पार्लियामेंट्री बोर्ड। ये 1934 की हम बात कर रहे हैं। फिर इसके मेंबर जो थे हाउस, कुछ मेंबर जो थे यानी कि कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उन्होंने एक सेपरेट मीटिंग करी और फाउंड किया ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, जिसको ऑफिशियली 1934 में ऑफिशियल कर दिया गया, और जयप्रकाश नारायण इसके कोऑर्डिनेटर थे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पटना में। एंड जयप्रकाश नारायण जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी भी थे, और आचार्य नरेंद्र देव ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी और आचार्य नरेंद्र देव ये अध्यक्ष रहे किसके, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बाकी ये सारे चीज़ें हैं जो हम बाद में पढ़ ही लेंगे एमसीक्यू के थ्रू। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला मीटिंग, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना में हुआ था ये। ठीक है, ये बिहार स्पेशल के तौर पर भी आपको काम करेगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड इन अ ईयर 1934। विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के यदि में ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर आपको करने हैं। इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस, क्या ऐसा किया था।
तो नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नहीं है ये। इट वांटेड टू इस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। क्या ये डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करना चाहता था ये पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? तो नहीं। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। क्या माइनॉरिटीज़ और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवाना चाहता था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नॉन ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट कोई भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये 1934 में फाउंड किया गया था। सोशलिस्ट कॉकस विद इन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विद इन ही जो भी सोशलिस्ट थे उन्होंने ये फाउंड किया था। एंड its members rejected what they saw as anti-national mysticism of Gandhi as well as the sectarian attitude of the Communist Party of India toward the Congress Party। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Who among the following was the prominent leader of Congress Socialist Party? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर्स पूछ रहा है। तो आचार्य नरेंद्र देव ये तो अध्यक्ष ही थे, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जो थे वो सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मिन्नू मसामी ये सब ने फॉर्म किया था मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 बाय किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण यहाँ पे आपको मिलेंगे और आचार्य नरेंद्र देव, तो ये दोनों ही थे। आचार्य नरेंद्र देव तो आपको पता ही है कि ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और जयप्रकाश नारायण जो हैं वो सेक्रेटरी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में फाउंड किया गया था। बीपीएससी का ये सवाल है। हु वॉज द कन्वेनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पटना इन 1934? कन्वेनर की बात यहाँ पर करी जा रही है कि पटना में जो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसके कन्वेनर कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण ही थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण एज ए जनरल सेक्रेटरी थे और आचार्य नरेंद्र देव ये पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर थे। ये हमने कई बार डिस्कस करी है। तो वही है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज इन 1934 किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसमें थे। ऑप्शन में वही है आपका। ठीक है, कांग्रेस जयप्रकाश नारायण वॉज एसोसिएटेड विथ पार्टी, कौन से पार्टी से एसोसिएटेड हैं? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करी जा रही है, इसको किसने फाउंड किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्मेशन किया 1931 में। अभी हमने ऑल इंडिया जो सोशलिस्ट पार्टी देखा, ऑल इंडिया सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 में फाउंड किया गया था। यहाँ पे आपका सवाल है बिहार सोशलिस्ट पार्टी को किसने फाउंड किया? तो उसके फाउंडिंग मेंबर में यहाँ पे जयप्रकाश नारायण भी थे और फूलन प्रसाद वर्मा, लेकिन मेनली यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर जो हैं फूलन प्रसाद वर्मा हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आप अगर देखो तो सोशलिस्ट पार्टी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्स एंड लेनिन। मार्क्स और लेनिन और फेबियन सोसाइटी से इन्फ्लुएंस। तो ये जो भी सोशलिस्ट पार्टी वाले लोग थे ना, ये किसके विचारधाराओं से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे? मार्क्स, लेनिन और दूसरे फेबियन सोसाइटी से। फिर अब देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड फ्रॉम विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसा नहीं था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी अलग से बना था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के विद इन में ही बना था, उन्हीं के मेंबर्स के थ्रू द्वारा ये बनाया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, घनश्याम सिंह थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये सारे लोग एसोसिएटेड थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। याद रखिएगा ये सारे नाम। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन फूलन प्रसाद वर्मा ने इसको फाउंड किया है और फाउंडिंग मेंबर में जयप्रकाश नारायण भी थे। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? ये फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हु इज़ नोन एज द लोकनायक? लोकनायक हम किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
तो लोकनायर वो सेक्रेटरी थे इंडियन पब्लिक ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट विद द राम मनोहर लोहिया अरुणा आसफ अली इन 1942। ही डिक्लेयर्ड संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण ही थे जिन्होंने संपूर्ण क्रांति शुरुआत किया था गांधी मैदान पटना में। कब? 5 जून 1974 को। हर साल हम 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस भी ऑब्जर्व करते हैं इसी ग्रेट मूवमेंट के याद में। ठीक है। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण, तो लोकनायक इन्हें कहा जाता था। आगे है बाय विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन, तो लोकनायक। एंड जयप्रकाश दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये अप्रैल 1946 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अप्रैल 1946 जयप्रकाश डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द रिलीज ऑफ जयप्रकाश फ्रॉम प्रिजन। तो एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा, ऐसे तो अगर आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश दिवस कब किस लिए मनाया जाता है, तो आपको क्या लगेगा कि जयप्रकाश दिवस इसलिए मनाया जाता होगा कि उस दिन जयप्रकाश नारायण का बर्थडे होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखो, इन अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है और इस दिन बर्थडे नहीं बल्कि जेल से जयप्रकाश नारायण जी छूटे थे इसलिए मनाया जाता है। श्री नरसिंह नारायण वॉज क्या थे? श्री नरसिंह नारायण ये सोशलिस्ट थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इनको कंसीडर अगर किया जाए, द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़। अब जो बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन किया गया 1936 में, वो बिल्कुल खुलेआम अपोज कर रहा था सोशलिस्ट आइडियल्स को। इट evoked सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। ये सपोर्ट ले रहा था फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। ऑब्वियसली दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। हु बिकेम द चैम्पियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो अ ब्रिटिश रूल प्रिंसली स्टेट्स लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933। बात 1933 की है। तो कौन चैम्पियन बने थे ऑफ सोशलिज्म और चाहते थे कि हम ब्रिटिश रूल को बिल्कुल उखाड़ फेंकें, प्रिंसली स्टेट्स को, लैंडलॉर्डिज्म और कैपिटलिज्म को बिल्कुल ही उखाड़ फेंके, तो ये कहना था जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये भी बीपीएससी में आपका पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बीपीएससी का पीवाईक्यू निकाल के देखोगे तो इससे आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी से, और बाकी के हम सारा कुछ एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका हो ही जाएगा। आ जाते हैं पहले पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड नॉट ऑब्टेन्ड अ फुल मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस हेल्ड इन 1937। 1937 में जो इलेक्शन होता है ना, वो किस पे बेसिस होता है, बेस्ड कहाँ पे होता है? तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आता है। उस एक्ट के बेसिस पे ये चुनाव लड़ा जाता है 1937 में। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि पूरा फुल मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस को कहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, कहाँ पे नहीं मिला, नॉट ऑब्टेन्ड यहाँ पे पूछ रहा है। तो फुल मेजॉरिटी हम कांग्रेस को मिला कहाँ पे? कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी 5 प्रोविंसेस में मिला। कहाँ पे? 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिला है, लेकिन इसकी सरकार जो है 6 प्रोविंसेस में बनी थी। याद रखिएगा, 6 प्रोविंसेस में इनके मिनिस्टर बने थे, लेकिन ये 5 प्रोविंसेस में ही फुल मेजॉरिटी इन्होंने लिया था। मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यूनाइटेड प्रोविंसेस,
सॉरी सेंट्रल प्रोविंसेस आपका यहाँ पे आज का मध्य प्रदेश आप कह सकते हो, और यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है वो आज का उत्तर प्रदेश है, और उड़ीसा यहाँ पे आप समझ ही रहे हो। तो ये 5 प्रोविंसेस थे जहाँ पे जब 1937 में इलेक्शन हुआ, यानी कि आज़ादी से पहले की हम बात कर रहे हैं 1937 की, तो वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने ये जीत यानी फुल मेजॉरिटी में ये जीत हासिल करी इन 5 प्रोविंसेस में। लेकिन कांग्रेस के मिनिस्ट्री ये 6 प्रोविंसेस में बने, 6 राज्यों में बने, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस। तो कौन सा वो स्टेट था जहाँ एक्स्ट्रा इनकी मिनिस्ट्री बनी, जहाँ पे फुल मेजॉरिटी नहीं थी, और वो कौन सा था? वो था बॉम्बे। ठीक है, कौन सा? बॉम्बे था। तो याद रखिएगा। अगला है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ, किस एक्ट के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किए गए? ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कांग्रेस डिड नॉट ओन an absolute majority in the elections for the legislative assemblies which were held under the 1935 act? तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली 1935 एक्ट के अंडर जो इलेक्शंस लड़े गए लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। ठीक है, तो वो कहाँ पे? मद्रास में तो मिले फुल मेजॉरिटी था कांग्रेस को, उड़ीसा में फुल मेजॉरिटी था, बिहार में फुल मेजॉरिटी था, तो कहाँ पे नहीं था? बंगाल में फुल मेजॉरिटी नहीं था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर द province where the Indian National Congress could not get absolute majority during the general election of 1937। फिर वही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ पे नहीं मिलता है? तो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आपको अब यहाँ पे अब देखा जाए तो असम, इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बॉम्बे एंड असम। बॉम्बे और असम में यहाँ पे तो नहीं मिलता है। तो ऑप्शन में एक्चुअली दो ऑप्शन सही है, बॉम्बे एंड असम। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस 2 सही हैं, तो कैसे यहाँ पे टिक आउट किया जाएगा। फिर आ जाते हैं हम 1937 के इलेक्शन से ही रिलेटेड है। कांग्रेस सिक्योर्ड क्लियर मेजॉरिटी। क्लियर मेजॉरिटी कितने स्टेट्स में मिला? हमने अभी बात करी 5 स्टेट्स में। Which of the following elections of the Central Legislative Assembly were held under the Government of India Act 1919? अभी जो इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे वो किस एक्ट के थ्रू किया गया था? 1935 के तहत वो 1937 में ये इलेक्शन वो लड़ा गया था। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1919 में कौन सा इलेक्शन लड़ा गया था, यानी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो 2 इलेक्शंस थे, एक थे 1926 वाला, एक थे 1945 में भी। जी हाँ, 1945 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू लड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको थोड़े से ध्यान रखनी है कि ये भी आपसे पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत अंतिम इलेक्शंस कब लड़ा गया? तो ये 1945 जो था ये अंतिम इलेक्शंस था। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि 1935 के तहत 1937 में इलेक्शन लड़ा गया, तो इसके बाद तो आप सोचोगे कि 1935 के बाद तो सारे इलेक्शन जो हैं वो 1935 एक्ट के तहत ही लड़े गए होंगे। लेकिन नहीं, 1945 में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लड़ा गया था। इन विच ऑफ द ईयर लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया कि 1919 को एक्ट के तहत आपका लास्ट इलेक्शंस कब लड़ा गया? तो 1945। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मोंटेगू उस वक्त के वाइसरॉय था। ठीक है, फिर थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल एट सेंटर वॉज रिप्लेस्ड बाई अ बाईकैमरल सिस्टम। जो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको बाईकैमरल कर दिया गया, यानी कि जैसे आज हम लोकसभा राज्यसभा कर रहे हैं बात, वैसे कर दिया गया। तो यानी काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया, जो कि अपर हाउस था, और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया लोअर हाउस। ये चीज़ें करी गई कब?
पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। फिर है कि इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस डायरकी इन अ प्रोविंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो बाईकैमरल इंट्रोड्यूस किया गया, और वहीं अगर प्रोविंसेस में बात करें यानी कि स्टेट्स लेजिस्लेटिव की बात करें तो वहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया and identify those where the Indian National Congress did not form a ministry in 1937। 1937 में मिनिस्ट्री कहाँ पे फॉर्म नहीं किया था? तो बंगाल में फॉर्म नहीं हुआ था मिनिस्ट्री, और पंजाब में फॉर्म नहीं हुआ था। तो ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शंस ऑफ 1937। तो याद रखिएगा, बंगाल में हमने मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं किया था, उड़ीसा में फॉर्म हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उड़ीसा में भी, मद्रास में भी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट 1935। 1935 के तहत फॉर्म नहीं हुआ। तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार उस वक्त नहीं बनी थी। इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शंस ऑफ ईयर 1937। कितने प्रोविंसेस में इन्होंने मिनिस्ट्री फॉर्म करी थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा, हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले हमने क्या डिस्कस किया कि कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी तो 5 राज्यों में मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने 6 प्रोविंसेस में यहाँ पे अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म करी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ये मामला हो जाता है कि बाद में कांग्रेस ने कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में भी। ये इन दोनों में भी सरकार तो बना ली थी, लेकिन यहाँ पे कॉलिशन करके कॉलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे बनाया था। तो इसलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चंस को बिल्कुल इवेलुएट नहीं किया था, तो यहाँ पे इसको डिलीट ही कर दिया गया था, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं द टेन्योर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शंस ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935। अब ये जो इलेक्शन हुआ तो कितने दिन तक ये कांग्रेस की मिनिस्ट्री फॉर्म्ड रही? तो मात्र 28 महीना। ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो 1937 में जो इलेक्शंस हुए उसमें 28 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया ऑन 22 अक्टूबर 1939। ठीक है, 1937 में सरकार बनी, 1939 में सरकार यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया पूरी मिनिस्ट्री ने 22 अक्टूबर 1935 को। क्यों? बिकॉज इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को इंक्लूड कर दिया गया था और इन लोगों से कोई परमिशन नहीं ली थी विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर्स। और जब ये रिज़ाइन हुआ ना तो जिन्ना अली ने इसको ऑब्ज़र्व किया था, यानी कि 22 दिसंबर 1939 फ्राइडे था और इस दिन ही कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया था, तो इसको मनाया था डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था किसने? जिन्ना अली खान। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री इन द प्रोविंस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर कितना दिन तक चला? 28 महीना चला था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस, तो कब सेलिब्रेट किया था? 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था? जिन्ना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर इन विच वर्किंग कमेटी डिड द कांग्रेस अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ऑनरशिप? इन विच वर्किंग कमेटी, किस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग दी लैंड ऑनरशिप? लैंड ऑनरशिप का जो पॉलिसी है उसको एबॉलिश किया जाएगा। यह था वर्किंग कमेटी ऑफ 1937। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Who of the following was entrusted with finance portfolio in the ministry formed in UP after the elections of 1937? तो ये यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा गया था। बेसिकली यूपी से ये रिलेटेड है, यूपी स्पेशल ये क्वेश्चन है। रफ़ी अहमद की तो भाई उतना इम्पोर्टेंट ये सवाल है नहीं। अब यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा, एक पीरपुर रिपोर्ट 1930, अच्छा ये क्वेश्चन था एक और शायद, अच्छा हाँ, एक है पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 से रिलेटेड है, एंड फजूल हक रिपोर्ट दिसंबर 1939। अगला है त्रिपुरारी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस। तो हम पहुंच चुके हैं 1939 में। हमने शुरुआत किया था 1915 से, ठीक है। पहले के और वीडियो में हमने आपको बताया था 1915 से हमने शुरुआत करी थी, 1939 तक हम पहुंच चुके हैं। जल्द ही हम आज़ादी की ओर अपना प्रस्थान करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो सुभाष चंद्र बोस बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब? हरिपुर में अनअपोज बने थे, किसी ने अपोज भी नहीं किया था। हरिपुर आपको मिलेगा गुजरात में। तो इस हरिपुर स्टेशन में वो बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। देखिए ये सवाल कितना पूछा जाता है सुभाष चंद्र से रिलेटेड, ठीक है। आ जाते हैं, हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938? तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो हर सेशन में एक नया अध्यक्ष यहाँ पे इलेक्ट होता था, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे आपको बताई जा रही है। हरिपुरा सेशन था ये, वहीं पे किया गया। हरिपुर कहाँ पे है? हरिपुरा गुजरात में आपको मिलेगा। और अनअपोज, किसी ने भी अपोज नहीं किया था सुभाष चंद्र बोस को, और वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए थे। हालांकि उन्हें फिर से चुन लिया गया था 1939 में भी। 1938 में ही उन्होंने हरिपुर सेशन में दिया था, और त्रिपुरी सेशन में भी 1939 में भी इन्हें चुन लिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये जो चैप्टर आप देख रहे हो त्रिपुरा क्राइसिस, ये इसलिए ही था क्योंकि त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस को चुन तो लिया गया था, लेकिन गांधी जी क्योंकि पसंद नहीं कर रहे थे, गांधी जी इनके विचारों से अग्री नहीं करते थे, वो चाहते थे कि उनका कोई सपोर्टिव जो था वो बने प्रेसिडेंट। तो जैसे पट्टा भाई सीतारमैया को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इन्होंने इस सेशन में हरा दिया था, और खुद हराकर त्रिपुरी सेशन में ये सुभाष चंद्र बोस बन गए थे अध्यक्ष। लेकिन फिर उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था, ठीक है। देखिए बाद में सवाल उससे भी रिलेटेड आएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हरिपुरा सेशन कब हुआ? ये गुजरात में हरिपुरा है, और ये सेशन हुआ 1938 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी द राइट आंसर। हरिपुरा वेयर एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1938 इस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में है हरिपुरा? अभी हमने आपको बताया गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस वॉज चोजन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939 वेयर इज त्रिपुरी। वहाँ पे क्या हरिपुरा पूछ रहा था, यहाँ पे त्रिपुरी पूछ रहा है। त्रिपुरी कहाँ पे था? यहाँ पे बता रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को चूज किया गया था इस सेशन का अध्यक्ष। तो त्रिपुरी आपको जगह मिलेगा जबलपुर में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जबलपुर आपको कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। तो ऑब्वियसली आप याद रखिएगा त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में, और हरिपुरा जो है वो गुजरात में। नेक्स्ट आइए, व्हेन वॉज द त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? त्रिपुरी सेशन कब हुआ था? 1939 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टाइम? दूसरी बार। पहली बार तो 1938 में बने थे, और पहली बार हरिपुरा सेशन में बने थे, और दूसरी बार त्रिपुरी सेशन में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप देखोगे, जो
पट्टा भाई सीतारमैया थे जिनको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे कि त्रिपुरी सेशन में ना कांग्रेस के जो त्रिपुरी सेशन हो रहा है वहाँ पे आप पट्टा भाई सीतारमैया को प्रेसिडेंट बनाइए, अध्यक्ष बनाइए, ये कहना था गांधी जी का। गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पट्टा भाई सीतारमैया को बहुत बुरी तरीके से इसमें मतलब अपने कांग्रेस के मेंबर में ही वोटिंग होती थी कौन अध्यक्ष बनेंगे, तो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो सुभाष चंद्र बोस को मिली थी और सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष फिर से बन गए थे 1939 वाले सेशन में भी। लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में डिस्प्यूट था और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने, तो फिर क्या क्या सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया कि हम छोड़िए, चलिए हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जब त्रिपुरी सेशन में गांधी जी सपोर्ट नहीं कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस का और सुभाष चंद्र बोस ने उस सेशन से रिज़ाइन कर दिया था, तो फिर उस सेशन का अध्यक्ष फिर बना कौन? वो सेशन चला फिर कैसे? उस सेशन के अध्यक्ष फिर बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफिटिंग विच लीडर? किसे हराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? तो पट्टा भाई सीतारमैया को। ऑप्शन ई द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस डिफिटिंग पट्टा भाई सीतारमैया एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी सेशन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो ये बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी द राइट आंसर। द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस centered round to question of formation of Congress working committee. Which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a God-sent opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage? ये सुभाष चंद्र बोस का ये ऐसा सोचना था, ऐसा कहना था कि ये लुक कर रहे थे कि अपॉन अ वॉर बिटवीन, जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो जर्मनी हो रहा है, ये एक गॉड सेंड, भगवान ने का भेजा हुआ एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम ये इसको एक्सप्लॉइट करके हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये कहना था सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ही बिलीव्ड ऑन द सेइंग, वो बिलीव करते थे सेइंग ऑफ आयरलैंड, नीड ऑफ इंग्लैंड इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर आयरलैंड। क्या है? नीड ऑफ इंग्लैंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आयरलैंड। चलिए, तो अगला हमारा चैप्टर है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो बटलर कमेटी, आपको याद होगा बटलर कमेटी, ध्यान रखिएगा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स से रिलेटेड है बटलर कमेटी। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1927 में। आपको याद आना चाहिए 1927 से कि 1927 में कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और वो था साइमन कमीशन। 1927 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और साइमन कमीशन भारत में कब आता है? 1928 में। ठीक है, क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखने की वो कितना अभी ऑपरेटिव है और कितना उससे बेनिफिट या क्या है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे देखना था, एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करना था। ठीक है, तो एंड वाज आल्सो नोन एज इंडियन स्टेट्स कमेटी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, किस लिए बटलर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट थे और इंडियन गवर्नमेंट थी, इन दोनों के बीच में रिलेशन को स्टडी करने के लिए ही ये बटलर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, एंड टू रिकमेंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। और इतना ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी लाने के लिए इसमें रिकमेंड किए गए हैं बटलर कमेटी के रिपोर्ट में, फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो हम आते हैं अब MCQ में। द पर्पस ऑफ बटलर कमेटी 1927। अब बताइए, अभी हमने डिस्कस किया
तो इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रोविंसेस एंड क्राउन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बटलर कमेटी किस लिए, तो इन्वेस्टिगेट क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड प्रिंसेस ऑफ प्रिंसली एस्टेट इन 1927, तो इसलिए ही बटलर कमेटी आया था। तो इम्पॉर्टेंट है बटलर कमेटी। इस बटलर कमेटी को आपको याद रखना है कब ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और किस चीज़ से रिलेटेड था। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस वॉज सेटअप, कब सेटअप किया गया, 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1939 में इसके अध्यक्ष थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेकन प्लेस इन विच ईयर, तो ज़्यादातर जो इंटीग्रेशन था ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेकन प्लेस इन विच ईयर, कब किया गया, तो 1947 में, आज़ादी के टाइम में ही इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेट किया गया था। ठीक है, जिसको वल्लभ भाई पटेल ने सब चीज़ें करी थी काफ़ी इन्होंने, और इसलिए यूनिटी ऑफ स्टैचू जो गुजरात में बना है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसलिए क्योंकि उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और उन्होंने यूनाइट किया था यूनियन ऑफ इंडिया को। फिर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, किनके लीडरशिप में ये किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी द राइट आंसर। विच 3 इंडियन स्टेट्स डिलेड एक्सेशन टू इंडियन इवन आफ्टर द अदर प्रिंसली स्टेट्स हैड ज्वाइंड इंडिया। अब जो दूसरे जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 3 ऐसे इंडियन स्टेट थे जो इंडिया को ज्वाइन करना नहीं चाह रहे थे, वो अभी भी कन्फ्यूज़न में थे, तो उनको बाय एक्सेशन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो फिर इंडिया में मिलाते हैं। वो कौन कौन सा था, पहला था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 स्टेट थे जो इंडिया में मिलना नहीं चाह रहे थे, बट बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको फाइनली इंडिया में शामिल होना पड़ा, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। अब सोचिए हैदराबाद अगर उस टाइम इंडिया में नहीं मिला होता, एक बीच में एक स्टेट बीच इंडिया के बीच में ये नहीं होता, अगर इंडिया को नहीं मिलता, कितना अजीब रहता कि एक बीच में कोई दूसरा देश है। ठीक है, तो इसलिए ये तो इम्पोर्टेंस था और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो ये कंट्रीब्यूशन था इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर कब बना इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये बना था 26 अक्टूबर 1947 में, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो उस वक्त महाराजा कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, जी हाँ, उस वक्त यानी 1947 के टाइम से 47 के टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो महाराजा थे कश्मीर के जो राजा थे वो थे हरि सिंह। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड शेख अब्दुल्ला एज द प्राइम मिनिस्टर, और फिर जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडियन आर्मी एंटर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये था पंजाब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कह रहा था कि हम थोड़ा सा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम ना ही पाकिस्तान से मिलेंगे या नहीं आपसे मिलेंगे। पंजाब भी ऐसा कुछ प्लान लेकर आया था। फिर है हु वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज पार्टी टू द स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का यहाँ पे पार्टी था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हैदराबाद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन 29 नवंबर 1947।
दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद स्टेट मीर लायक अली, देन गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट चैप्टर्स। तो मैं ये सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा चैनल पे, आप ज़रूर सारे वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार में आपको देखने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह रहेगा सारे वीडियोस कंपाइल। तो चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आगे के चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।